याद तो फिर मुझसे पूछ ले जल्दी से। ठीक, इम्प्रूवमेंट इसको कहते हैं, कोई चीज़, कोई एक्टिविटी, कोई प्रोसेस, कोई चीज़ अगर एनफोर्समेंट आपसे इम्प्रूव करवाना चाहती है तो इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू करेगी, लेकिन आपका काम नहीं रोकेगी। प्रोहिबिशन ये है कि या तो स्पेसिफिक एक्टिविटी या सारे का सारा काम प्रोहिबिट कर सकते हैं। ठीक है। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन में फ़ाइन भी आता है, इम्प्रिजनमेंट भी आती है। अगर जैसे सर सेफ्टी मैनेजर थे, कोई बड़ा हादसा हो जाए इनके सुपरविजन के अंदर, तो बाद में कौन, एक एम्प्लॉयर जिम्मेदार ठहराया जाएगा और एक सेफ्टी मैनेजर। एम्प्लॉयर तो अमीर आदमी होता है, वो मोस्टली फिर सारा मलबा डाल देता है सेफ्टी मैनेजर पे कि इसको मैंने अपॉइंट किया हुआ था, रिसोर्सेज दिए हुए थे, इसने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो सारा मलबा इन पे डाल के खुद बीच में से निकल जाते हैं। फिर क्या हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है, फ़ाइन पूरी कंपनी पे होता है, इम्प्रिजनमेंट इंडिविजुअल की हो सकती है। ठीक है। आईएसओ के कुछ स्टैंडर्ड्स के नाम है, कल मैंने कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट में इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड्स आप गूगल से सर्च करें, या कुछ आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, आईएसओ 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में, और आईएसओ 12100 सेफ्टी ऑफ मशीनरी के बारे। कोई अगर फ़र्ज़ करें बिस्किट मेकिंग या किसी मशीनरी वाली कंपनी में कर रहा है कि इन्होंने आईएसओ 12100 ली हुई है। ठीक है। स्टैंडर्ड्स जो है वो लॉ नहीं है, ये क्या है, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। तो इससे ये साबित होता है कि कंपनी बहुत अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करती है। ये आगे कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन में भी आपको हेल्प करेगा कि जो जिसके प्रैक्टिसेस अच्छे होते हैं वो ज़्यादा अच्छी नॉमिनेशन होती है उसकी, जब वो कॉन्ट्रैक्टर एज अ कॉन्ट्रैक्टर अपना टेंडर पेश करता है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, आईएसओ 45001। ये मैक्सिमम आप में से लोग अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। पर इसकी कंपैटिबिलिटी 9001 और 14001 के साथ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन HSE यूके में आपको बता चुका हूँ, USA का ओशा है जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अगर लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ओशा को भी स्टडी कर सकते हैं। निबोश के लिए मेजरली हम ILO को कंसिडर करते हैं, तो आप में से कोई ओशा पढ़ना चाहे, ओशा के स्टैंडर्ड्स पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। और क्या है हमारे पास, यूरोपियन एजेंसी है और वर्क स्पेस है जो ऑस्ट्रेलिया के स्पेसिफिक कुछ कंट्रीज़ ने भी अपने स्टैंडर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रायोरिटाइज करने के लिए, अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के स्किल्स बताने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स भी वो लोग सेट कर लेते हैं। इस पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि पेपर का पार्ट नहीं है। मैं आपको वो चीज़ें ज़्यादा फोकस में पढ़ाऊंगा जो पेपर का पार्ट है। अब देखें, व्हाट आर एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सवाल आपको स्लाइड्स मिली हुई हैं, इन दोनों सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। ठीक है। स्टैंडर्ड्स क्या है ILO के और कौन से कंट्रीज़ के लिए हैं, ये मैंने कहा था यूनाइटेड नेशंस की जो कंट्रीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़ इसका पार्ट है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़। और एक्शंस कौन से हो सकते हैं, ये लीगल ऑब्लिगेशन आपसे पूछता है कि कौन से एक्शंस हो सकते हैं। आपको पता है इम्प्रूवमेंट, प्रोहिबिशन, प्रोसिक्यूशन, हाँ फ़ाइन और उसके इम्प्रिजनमेंट आ जाती है। एम्प्लॉयर कौन है ये मैं बता चुका हूँ। इसके टोटल 4 ही चैप्टर हैं, 4 एलिमेंट हैं। जी जी, जिसके अंदर से हमारा पेपर इसके अंदर से नहीं, उसकी हेल्प आउट। हाँ वो स्टैंडर्ड्स हैं, 4 इसके एलिमेंट हैं जिसके अंदर आपके स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो आपको टोटली HSE देखनी पड़ती है। अब क्योंकि ओपन बुक टेस्ट चल रहा है तो मेजरली अपने बहुत कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा जनरल चीज़ें दे, बुक वाली डायरेक्ट चीज़ें ना हो, जो आसान हो। जैसे आगे तुम लोग पढ़ोगे, हाँ जनरल चीज़ें, मतलब कि टॉपिक में से ना ऐसे क्वेश्चंस वो देते हैं जिनमें सोचना पड़े, जो आपको देखने से ना मिले। जैसे आर्टिकल 19 सीधा सीधा दे दिया, उससे पूछ दिया, नहीं। अगर आर्टिकल 19 देंगे तो 7 सिनेरियो मुश्किल रख देंगे, वहाँ से आपको समझना मुश्किल होगा। ये आपको जुमे को इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें पेपर के बाद क्लियर हो जाएंगी। एम्प्लॉयर कौन है, जिसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करे, वर्क प्लेस को हैजर्ड से फ्री रखे, बस रिस्क से फ्री रखे। अब ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कौन कौन होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, MD होता है। MD के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं। MD से नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर भी एम्प्लॉयज़ में आते हैं। ठीक है। इससे नीचे डिफरेंट मैनेजर्स की टाइप है, कोई रीजनल मैनेजर होता है, कोई क्या, जो भी मैनेजर्स की टाइप्स हैं वो डायरेक्टर्स के नीचे काम करती हैं, वो एम्प्लॉई होते हैं, एम्प्लॉयर नहीं होते। ठीक है। एम्प्लॉयर कौन है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर्स का भी शेयर होता है कंपनी के अंदर, शेयर होल्डर्स होते हैं।
जो भी शेयर होल्डर होगा वो एम्प्लॉयर होगा। जी जी। हाँ, कुछ उसका फाइनेंस मैनेजर भी तो हो सकता है। सिंपली मैनेजर नहीं हो सकता। मैनेजर कभी भी आपका सैलरी होता है वो। मैनेजर आपका एम्प्लॉई होता है, एम्प्लॉयर नहीं होता। एम्प्लॉयर वो होता है जो ऑनर होता है। मैं थोड़ा से कर दूं सिंपल, वो जो लोग नफे में से पैसा ले रहे होते हैं ना, वो ओनर है, वो सारे जो ना एम्प्लॉयर है। जो तनख्वाह लेते हैं ना किसी भी सेंस में वेज पे देने पर मैं ये कह रहा वो हूँ सारे कि अगर स्टेक होल्डर का बोले ना, अगर वो भी स्टेक जनरल मैनेजर भी स्टेक होल्डर हो, नहीं जनरल मैनेजर तो एक पोस्ट है ना, वो हो एम्प्लॉय अगर तो हो भी सकता है ना स्टेक। चलें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी इसके लिए सिर्फ आप एमडी, डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऐसा कोई नाम आएगा तो इसका मतलब है वो एम्प्लॉयर है। सिनेरियो में मैनेजर का नाम आएगा तो एम्प्लॉई है। अच्छा, एमडी कौन होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? वो लीडर्स होते हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, तो उसका मतलब है कि आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो लीड बाय एग्जांपल। अगर आपका सीनियर बंदा अच्छे तरीके से, अब सर है, सर रोज़ प्रॉपरली ड्रेस्ड आएंगे, चीज़ें आएंगे, तो वो आपके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, वो रोल मॉडल होते हैं, वो लीड बाय एग्जांपल होते हैं, वो लीडरशिप, तो उनका एक इन्फ्लुएंस होता है। बस इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो, डायरेक्टर्स के नीचे कौन है? मैनेजर्स है। मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर है, हर सुपरवाइजर के नीचे स्पेसिफिक नंबर ऑफ लेबर्स होते हैं। अब कहता है आर्टिकल 17 और रिकमेंडेशन 11 क्या कहती है? एम्प्लॉयज शुड कम्युनिकेट टू डेवलप एप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। एम्प्लॉयर को किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए आपस में, ठीक है, ताकि वो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सके। एम्प्लॉय के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहिए, उसके लीगल स्टैंडर्ड्स अलग हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने पढ़ाना था, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। If a client can be held responsible for an injury caused by a contractor, क्लाइंट कौन? जो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। फ़र्ज़ करो हम एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं कि हमने इस बिल्डिंग की रेनोवेशन करानी है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आती है उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की, फिर क्या कहता है? देन इट मस्ट बी द क्लाइंट्स ऑन बेस्ट इंटरेस्ट टू इंश्योर द कॉन्ट्रैक्टर्स डू नॉट एंडेंजर वर्कर्स और अदर्स। अगर जिम्मेदारी यहाँ पे आके जो वर्कर्स काम करते हैं वो अगर हमारी जिम्मेदारी में आएंगे तो फिर हमें क्या चाहिए कि हम उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखें और कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हायर ना करें जो हमारी साइड पे आके कोई हादसा कर जाए। क्यों? जिम्मे वो हमारे लगेंगे, हम जो इनको में कहते हैं हमारे मथे आके लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। बाहर के मुल्कों में जो कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर की पहले से रेपुटेशन लाजमी देखते हैं। हम क्या देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि वो अच्छा काम करता है, कारीगर आदमी ऐसे बुला लो। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी में कारीगरी नहीं देखनी होती, कम पैसों में काम करके दे रही सबसे हाँ, basic ये हम उसको हायर कर लेते हैं, बिड जो सबसे कम डाले उसे हम प्रेफर करते हैं। लेकिन असल में कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन के हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से अलग प्रोसीजर्स हैं। जब भी कोई कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगी, वो सेफ्टी ऑफिसर या हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र को बोलेगी कि तुम इस कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन देखो, मतलब ये हमने नॉमिनेट किए हैं, इनमें से देखो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है। इस पर एक क्वेश्चन है, जुमे को आपके पास वो क्वेश्चन आएगा, आप इसको अच्छी तरह सुने। अब वो कहता है 3 एरियाज़ हैं, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क। अब जब कॉन्ट्रैक्टर इधर आ रहा है तो उसका वर्क हमने प्लान करना है। अब हमारे ऑलरेडी वर्कर भी तो मौजूद है। फ़र्ज़ करें हम एक फ्रेंचाइज़ है, जोंग की फ्रेंचाइज़ है, मैं फ्रेंचाइज़ का मैनेजर हूँ, आप सब मेरे पास एम्प्लॉई हैं। मैं कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहा हूँ जो इधर आएगा, टाइलें चेंज करेगा या कोई काम करेगा। मैंने अपने वर्कर्स को भी तो देखना है। तो हम क्या करेंगे? प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करेंगे कि आप काम कब करेंगे, हम काम कब करेंगे और काम का प्रोसीजर क्या होगा। फिर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। तो इन सारी चीज़ों को हमने कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन के वक्त इंश्योर करना है कि जब कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो मॉनिटरिंग कैसे होगी, मैनेज कैसे होगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर एक एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग थर्ड पार्टी एजेंसी है जिसको हम किसी काम के लिए हायर करेंगे, तो उसकी सिलेक्शन के प्रोसीजर्स पे बात हो रही है। अब हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हुए एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि फ़र्ज़ करें हमने अपनी कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, हम उसकी कौन सी चीज़ों को देखेंगे? तो सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ज़ाहिर है अगर वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनकी पॉलिसी इस हवाले से होनी चाहिए। कौन से हैज़र्ड होने चाहिए? ड्रिलिंग का काम है तो नॉइस का हैज़र्ड है, ठीक है,
उनकी पॉलिसी में ये चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगी कि यार इनकी पॉलिसी स्पेसिफिक है या नहीं। अब पॉलिसी, अब उनका काम कुछ और है, उनकी पॉलिसी कुछ और बताती है, तो इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्टर की पॉलिसी अच्छी नहीं है। पॉलिसी अच्छी तब होगी जब उसके काम के हवाले से होगी। वो कौन आइडेंटिफाई करेगा? सेफ्टी ऑफिसर, उससे पता है कि क्या होनी चाहिए थी। रिस्क असेसमेंट, वो अपने काम की रिस्क असेसमेंट खुद प्रोवाइड करेगा कि मैं जो साइट पे काम करूँगा ये मेरी रिस्क असेसमेंट्स है। हमारे काम में जैक हैमर इस्तेमाल होता है, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इसके लिए ये देखें हमने रिस्क असेसमेंट की हुई है, हमारी मशीनों की मेंटेनेंस हुई है, हम अप टू डेट है, हमारे पास PPEs है, तो ठीक है हम कहेंगे कंट्रैक्टर अच्छा है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो कंट्रैक्टर की रिस्क असेसमेंट, वहाँ सिनेरियो में ऐसे लिखता होता है कि फ़र्ज़ करें अगर अच्छी नहीं है तो लिखा होगा रिस्क असेसमेंट 4 साल पुरानी है, उससे एकदम हम डिपिक्ट कर लेंगे कि उसकी रिस्क असेसमेंट अप टू डेट नहीं है। फिर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्टर ने कोई ट्रेनिंग दी है या नहीं है, या कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई क्वालिफिकेशंस हैं, कोई सर्टिफिकेशंस हैं, कोई ओशा, आयोश, निबोश, कोई ओशा की ट्रेनिंग्स, कोई स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स उन्होंने ली हुई है नहीं ली हुई, ये कौन देख रहे हैं? हम क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको कहा था आप लिखें। आपका जो कॉन्ट्रैक्टर वाला सिनेरियो आएगा उसमें आपको पता चलेगा वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। जो क्या पॉइंट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है कि उसने कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन के वक्त ये चीज़ देखी थी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो कंट्रैक्टर हमको से अगर वो क्वालिफाइड है, उसका सर्टिफिकेट है तो उसके चांस ज़्यादा होंगे। ऐसी है सर, जिस तरह हम वेंडर है रामपुर के साथ जी जी फांसी की उसका ज़्यादा के बाद अगर रामपुर के रामपुर कोई चीज़ें लाजमी वो स्टैंडर्ड जी वो स्टैंडर्ड्स में आ जाएगा। सर आप भी देखा करें एट दी एंड अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप इन्हें गाइड कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ निबोश पास करने की हद तक हेल्थ एंड सेफ्टी सिखा सकता हूँ, बाकी सर आपको अच्छे तरीके से और डिटेल में, इसके बाद आपका अपना इंटरेस्ट है, 3 महीने हैं सर्टिफिकेट के लिए, आप इंटरेस्ट लेके किसी स्पेसिफिक कोई कंस्ट्रक्शन में जाना चाहता है, कोई ऑयल रिग्स पे जाना चाहता है, उस हिसाब से आप अपने होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस एंड करंट क्लाइंट्स, क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम किस ब्रांड की चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं? हाँ, अब हम नाइकी क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम कहते हैं यार ये तो अच्छे लोग, अमीर लोग पहनते हैं तो हम नाइकी लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी का क्लाइंट कौन है, क्लाइंट से ये पता चलता है कि उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। अब एक दुकान है जिससे बहुत गरीब लोग खरीदते हैं, तो फिर जो अमीर होगा वो कहेगा यार मैं इस दुकान से क्यों खरीदूँ, ये तो गरीबों की दुकान है। लंडे की एग्जांपल ले लें। अब कोई अमीर होगा जो अपनी रेपुटेशन बता, वो लंडे पे नहीं जाएगा, वो कहेगा मैं ब्रांड की चीज़ें पहनता हूँ। तो हम इसलिए क्लाइंट को भी कंसिडर करते हैं। फिर एक्सीडेंट रिकॉर्ड, एक्सीडेंट रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि उनका हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छी में, क्योंकि मेरी साइड पे एक्सीडेंट हो गया तो किसका नुकसान है? मेरा नुकसान है। अब स्टैंडर्ड सेट करने वाले इतने सियाने हैं, उन्होंने क्लाइंट के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है। अब क्लाइंट अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वो भी देखेगा कि नुकसान मेरा है। अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि लेबर ठीक है या नहीं, लेकिन मुझे अपने नुकसान से मतलब है कि मेरे पीछे कानून आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा, इसलिए मैंने मैनेज करना है। ये सिंपल। अच्छा, इन्फोर्समेंट एक्शन, उनके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट एक्शन हुआ है पहले या नहीं हुआ? और एडेक्वेट रिसोर्सेज, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर के पास रिसोर्सेज है भी कि नहीं, वो PPE भी नहीं अफोर्ड कर सकता, मैंने उसे हायर कर लिया, सस्ता है, वो भी देखना है। जो आपको इस बार मैं सिनेरियो दूंगा उसके मुताबिक होगा कि कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन में कौन से मेथड उसने इस्तेमाल किए थे, MD के बारे में बात है, तो फिर आपने वहाँ पे आइडेंटिफाई करके देने हैं कि कौन से मेथड्स इनमें से इस चेकलिस्ट के मुताबिक। आप कैसे बताएंगे? आप जैसे कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर शुड हैव मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज एविडेंट फ्रॉम सिनेरियो दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज हैविंग ISO, फॉर एग्जांपल ISO 14001 थी उनके पास, ठीक है। कनेक्ट करना आ गया, ऐसे कनेक्ट करना, एविडेंस लाजमी देना है। यहाँ से आप कोई भी बात लिखेंगे, एविडेंस नहीं देंगे तो फिर वो बात आपकी ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कौन सी शेयर होनी चाहिए क्लाइंट के और कॉन्ट्रैक्टर? 3 बार ऐसे सिनेरियो आ चुके हैं जिनमें पुअर कम्युनिकेशन होने की वजह से, इसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट की शेयर्ड होनी चाहिए। हैज़र्ड पोज्ड ऑन द साइड एट वर्क कैरिड आउट, अब जो क्लाइंट है उसको पता है कि मेरी साइड पे कौन से हैज़र्ड है। फॉर एग्जांपल कोई ग्रिल लूज़ है या कोई ग्रिल है ही नहीं है कहीं पे,
स्लिप होने का ख़तरा है, कहीं पे वो सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, कोई ऐसा मसला है, तो मेरा काम बनता है, क्लाइंट का काम बनता है कि वो किसको बताए, यानी कि मेरे पास अपनी जगह की रिस्क असेसमेंट पहले होनी चाहिए। हैज़र्ड्स पोज बाय कंट्रैक्टर्स एक्टिविटी। अब कंट्रैक्टर क्या बताएगा कि जब हम आपकी साइट पे काम करने आएंगे तो ये हैज़र्ड्स होंगे, आप अपने वर्कर्स को गाइड कर दें, ठीक है। रिस्क असेसमेंट्स दोनों के पास होनी चाहिए अपनी अपनी जगह की, एक के पास अपने काम की, दूसरे का पास अपनी साइट की। और मेथड स्टेटमेंट्स दोनों की अपनी अपनी मेथड स्टेटमेंट, जो सर ने कहा था प्रॉपर, हाँ हाँ, उनके क्या 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 स्टैंडर्ड्स हैं दोनों के, सेम मोड में काम। हाँ, वो एक दूसरे को, तो ये चीज़ें एक दूसरे से वो कॉन्ट्रैक्टर और कौन, क्लाइंट शेयर करेंगे। अब पिछले सिनेरियो में ऐसे था कि कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि आप इस टाइम से इस टाइम पे काम करेंगे, बता दिया, उन्होंने क्या किया, उनका किचन की टाइलिंग होनी थी, उन्होंने कहा कि दूसरी साइड हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वहाँ पे हम एक परमानेंट हल्का फुल्का दरवाज़ा लगा देंगे, परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा, ताकि हमारे एम्प्लॉय इधर ना आए और आपके वर्कर उधर ना जाएं। और इस टाइम के बाद हम दरवाज़ा बंद कर देंगे, आपके एम्प्लॉय काम पे नहीं आ सकते 6 बजे के बाद। अब हुआ ऐसे कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उनके 2 बंदे शाम को आए, एक अप्रेंटिस था, नया बंदा था, एक एक्सपीरियंस बंदा था। 6 बजे के बाद आए, उन्होंने आके देखा कि फ्रंट से दरवाज़ा बंद है। वो पिछली साइड से गए, एम्प्लॉय जहाँ पे उनके बंदे थे उस साइड से फ़र्ज़ करें वो दरवाज़ा है, वहाँ से आए, उन्होंने देखा दरवाज़ा बंद है, उस दरवाजे को थोड़ा तोड़ फोड़ के घुसने की कोशिश की, फटे लेके आ रहे थे, शीटें होती है ना लकड़ी की, कि वो हम जाके रख देते हैं साइड पे, सुबह काम पे आ जाएंगे। अब गलत साइड से घुसे, उस दौरान क्या हुआ, उन्हें नहीं पता था कि उसके आगे गोल रोल शीट पड़ी हुई है। वो जो ही घुसा, उसका रोल शीट पे पाँव आया, गिर गया, उसका सर फट गया। अब कम्युनिकेशन ठीक थी, दोनों ने कम्युनिकेशन की हुई थी, लेकिन फिर उनका सवाल ये था कि कहाँ पे बैरियर थे, कहाँ पे ये मसला आया जिस वजह से ऐसा भी। अब उसमें थकावट, एटीट्यूड था, रिस्क परसेप्शन थी, बहुत सी चीज़ें, वो आप लोग आप आगे पढ़ेंगे। ये तो वो जो वर्कर, वो जो क्लाइंट का बंदा है, उसके नाज़िम में था कि यार 6 बजे ये दरवाजा बंद हो जाता है, हमने वो इस्तेमाल करना है, हाँ उसके नाज़िम में हाँ। था। अच्छा अच्छा। लेकिन ये अब उसमें बैरियर यही थे, या तो उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया कंपनी ने, और ये भी सकते हैं वो अपना काम खत्म करने के चक्कर में, यार ये काम ख़त्म कर जाए, यही था, मसले ये थे। अपना काम खत्म करने के चक्कर में था। हाँ, वो कह रहा था कि अभी सामान छोड़ जाते हैं, सुबह हम काम पे आ जाएंगे और काम कर लेंगे, ये सारा चक्कर था। अब यही चीज़ें आपने छोटी छोटी हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ जोड़ के, इस चीज़ को हम टेक्निकल वे में एज ए सेफ्टी किस तरह हम डिफाइन करें, यार वो ये चाह रहा था कि यार मेरा अपना काम खत्म हो तो बाकी जाने। इसमें एक चीज़ होती है पर्सनल फैक्टर, इसको कहते हैं पर्सनल फैक्टर, या आप आगे एलिमेंट 3 में पढ़ेंगे। पर्सनल फैक्टर्स में एटीट्यूड होता है, वर्कर का एटीट्यूड। उनका सवाल ये था कि वर्कर का नेगेटिव एटीट्यूड क्यों डेवलप हुआ। अब उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि वर्कर थका हुआ था, मतलब वो थका हुआ था, वो चाहता था कि काम ख़त्म हो। दूसरा, उसके ऊपर प्रेशर था, काम ख़त्म करना है। तो इस तरह की चीज़ें, ये जब आप सारे एलिमेंट पढ़ लेंगे, फिर आपको वो आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को टारगेट करना है। अच्छा, इंश्योर एक्टिविटीज़ डोंट कन्फ्लिक्ट, ये बात मैंने पहले भी, अब उन्होंने दरवाज़ा क्यों लगाया था, एक्टिविटीज़ कन्फ्लिक्ट ना करें, जब यहाँ पे रेनोवेशन का काम हो वर्कर्स यहाँ से ना गुजरें, ठीक है, कन्फ्लिक्ट ना हो। और परमिट टू वर्क सिस्टम किन एक्टिविटीज़ के लिए होता है, कुछ पता है? सब कामों के लिए नहीं होता, जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उनके लिए परमिट वर्क नहीं। परमिट टू वर्क, जैसे सर ने अभी कहा था कि परमिट के बगैर वो ड्रिलिंग कर रहा था, ठीक है, हॉट वर्क्स के लिए होता है, कन्फाइंड स्पेस के लिए होता है। 4 मेजर हैं, 3 मुझे याद है, चौथा मैं आपको बताऊंगा। हॉट वर्क्स है, वर्क एट हाइट है, कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है, वो बाकी आप देख लेना। अच्छा, रिपोर्ट के अंदर जहाँ आप ये वाले हैज़र्ड लिखेंगे, वहाँ पे एक कंट्रोल आपका ये भी बनेगा परमिट टू वर्क सिस्टम का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो हमारे पर्सनल में पढ़ा होगा, रामको का ही एक एमसीक्यू था ना, उसमें लिखा हुआ था, मुझे याद है, उसी में सर से बाद में कंफर्म ही करूँगा, उसमें ये ऑप्शन था कि यार हमें परमानेंट किस लिए जरूरत होता है। पीछे उसके जो ऑप्शन थे उसमें था सेंसिटिव काम जो हो रहा हो या रिस्ट्रिक्टेड काम हो रहा है, 2 चीज़ और थी। तो उसमें जो है ना उन्होंने इसे ठीक किया होता है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज जो है ना उसके लिए परमानेंट इंचार्ज में परमानेंट हर काम के हिसाब से होते हैं, लेकिन उसका लिखा हुआ था कि काम की वजह के हिसाब से परमिट आपको बनाने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन परमिट स्पेसिफिक होता है, डिज़ाइन होता है, और हर, अब जो हाइट मेरे पास है
या जो एक्टिविटी मेरे पास है हो सकता है दूसरी जगह वो डिफरेंट हाइट उतनी ही हो 10 फीट ही हो लेकिन एक्टिविटी डिफरेंट हो तो परमिट डिफरेंट होगा। कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन हो ना उस काम में, एलिमेंट 4 में परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में डिटेल्ड हुआ है। आप बेसिक पे हैं। अच्छा, क्लाइंट क्या करे? वर्क को मॉनिटर करे, सेफ्टी को इंश्योर करे, और क्लाइंट वर्क अगर अनसेफ पाए तो वो रोक भी सकता है क्योंकि नुकसान तो क्लाइंट का है। ठीक है। अच्छा, इस तरह नहीं हो सकता कि केसेस में अगर वो कॉन्ट्रैक्टर आया करता है उसी के ऊपर वो डाल दे एग्रीमेंट से पहले गया इसमें कोई भी अगर नुकसान, अच्छा ऐसे ILO ने क्लाइंट पे डाल दिया है। हाँ, अब आगे वो कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं डाल सकता। हाँ, ये कर सकता है कि परमिट टू वर्क, एक सिनेरियो में ऐसे हुआ था कि क्लाइंट के पास परमिट टू वर्क सिस्टम था, उसने कॉन्ट्रैक्टर से साइन कराया लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने वापस पढ़ा नहीं, उसने जेब में डाला और वो चले गए काम पे। और जो दूसरी कॉपी थी, परमिट की 3 कॉपीज़ होती हैं, एक क्लाइंट के पास होती है। अब फ़र्ज़ करो साइन कर लिया, उसके बाद कोई गलती करता है तो फिर वो ये जो आप कह रहे हैं ये परमिट टू वर्क सिस्टम के बाद जिम्मेदारी पड़ जाती है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्योंकि आपने उससे परमिट साइन कराया तो मैं हैज़र्ड, उस परमिट में क्या चीज़ें होती हैं? हैज़र्ड, सारी चीजें डिफाइंड होती है। हाँ, क्या है इसके- इधर कौन कौन से हैज़र्ड हैं, क्या है? उसके बावजूद वो गलती करता है, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम ठीक, हैज़र्ड्स तो है। इश्यू और रिसीवर दोनों में, हाँ। इश्यू और रिसीवर दोनों उसके लिए ऑब्लिगेट होते हैं। अगर कोई हाँ। गलती है ना वो दोनों पे आती है क्योंकि रिसीवर का भी ये काम है कि यार वो देखे जाके मौके पर यार काम हाँ, वो विजिट करेगा। वो है कि नहीं? उस सिनेरियो में ऐसे हुआ था, वो खाना खाने चला गया था परमिट जेब में डाल के, एक नोटिस बोर्ड पे होता है ना तीसरी कॉपी, हाँ, वो भी उन्होंने नहीं डाला था। ठीक है, आपका पहला एलिमेंट ख़त्म हो गया है। अच्छा, हमें बात से ऐसा लगता है बहुत कुछ आता है, बात होता है कुछ आता है। नहीं, आप लोगों को बहुत कुछ आता है। आप लोग मेरे उस्मान, जो पहले मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है आज तक, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं 100-150 स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उन सब में से बेहतर हैं।